नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते की वीकली वाणी के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि इस हफ्ते के कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स जिन्होंने स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस किया और जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपका ध्यान एक न्यूज़ रिपोर्ट की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा, जहाँ पे बताया गया है कि आरबीआई ने जो एक रिस्क की तरफ इशारा किया है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बबल बन सकता है। मतलब ये एक फ्लैग किया है इस पर्टिकुलर रिस्क को। दोस्तों अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो ये आरबीआई की एक रिपोर्ट है और इसके अंदर पेज नंबर 93 के ऊपर इसके बारे में विस्तार से एक्सप्लेन किया गया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसको ज़रूर जाके पढ़िए, इसमें काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है। दोस्तों इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का जो लिंक है वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण बातें इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में कही गई हैं। 350 पेज की रिपोर्ट है। अगर आप इस पूरी रिपोर्ट को नहीं पढ़ना चाहते तो मैं आपको समरी के तौर पे बता देता हूं। दोस्तों यहाँ पे आरबीआई ने पहला पॉइंट जो एक महत्वपूर्ण कहा है कि आरबीआई का फोकस जो है वो ग्रोथ के ऊपर होगा। तो यहाँ पे ये एक इशारा कर रहा है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट शायद इंक्रीज ना करे, क्योंकि ग्रोथ के लिए इंटरेस्ट रेट्स का कम रहना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ पे फोकस रहेगा। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्टॉक मार्केट में बबल के बारे में एक रिस्क को फ्लैग किया गया, तो आप इसके बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं। दोस्तों तीसरा यहाँ पे आरबीआई ने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि जो बैंक की एसेट क्वालिटी है उसके ऊपर आरबीआई की एक पैनी नज़र रहेगी। तो दोस्तों जो एसेट क्वालिटी है ये हमें पहले ही मालूम है कि ये जो है काफ़ी बार हमारे सामने ये आया है कि ये एक चिंता का विषय होता है। तो आरबीआई ने कहा है कि वो एसेट क्वालिटी पे क्लोज मॉनिटरिंग रखेगा। दोस्तों इसके अलावा आरबीआई ने गवर्नमेंट को एक डिविडेंड डिक्लेयर किया था, तो उसका जस्टिफिकेशन भी यहाँ पे दिया गया है कि उसके पीछे क्या कारण था। तो मैं पहले आपको डिविडेंड के बारे में बता दूं। आरबीआई ने 99,122 करोड़ का डिविडेंड गवर्नमेंट को दिया था, जो कि गवर्नमेंट का अंदाज़ा था उससे भी ज़्यादा था। तो गवर्नमेंट का एस्टिमेट था कि 53,511 करोड़ यहाँ पे आरबीआई डिविडेंड के तौर पे ट्रांसफ़र करेगा, लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया वो 99,000 करोड़ के आसपास था। यहाँ पे आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो लोअर प्रोविजनिंग और फॉरेक्स ट्रांजैक्शन की वजह से ये हायर अमाउंट यहाँ पे गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ आरबीआई से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स, और यहाँ पे आरबीआई ने बेसिकली इकोनॉमी रिवाइवल के लिए बताया है कि प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की जो डिमांड है इनका रिवाइवल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जीडीपी के अंदर 85% कंट्रीब्यूशन प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट डिमांड का होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे पहले डिमांड का रिवाइवल होना ज़रूरी है। अगर डिमांड रिवाइव नहीं होगी तो वहाँ पे जो है आप इकोनॉमी को रिवाइव नहीं कर पाएंगे। तो डिमांड रिवाइव होने की वजह से आपकी कंजम्पशन इंक्रीज होगी। अगर आपकी कंजम्पशन इंक्रीज होती है तो वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज होंगी। तो दोस्तों ये एक साइकिल होती है, इकोनॉमी की एक साइकिल होती है। तो मैंने आपको ब्रीफली बताया कि डिमांड, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट इनका आपस में कोरिलेशन होता है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आरबीआई की रिपोर्ट में की गई हैं। अब दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर 2020 में जो जीएसटी का कंपनसेशन है सेंटर के द्वारा जो स्टेट्स को दिया जाता है, उसके अंदर 2.69 लाख के शॉर्टफॉल होने की संभावना यहाँ पे जताई गई है। ये एक एस्टिमेट है और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इसको पूरा करने के लिए 1.58 लाख करोड़ जो है बोरो करेगी। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ते रहते हैं कि स्टेट्स जो हैं उनका इसके बारे में चिंता बनी रहती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 1.58 लाख करोड़ जो है बोरो करेंगे और इस जो डेफिसिट है या ये जो शॉर्टफॉल है इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो अगला पॉइंट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एक्चुअली। यहाँ पे जो उदय कोटक हैं उन्होंने कहा है कि टाइम हैज़ कम। तो इनका कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे जो पैसा है वो प्रिंट
करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप मेंशन जो किया गया आप पढ़ सकते हैं कि वन ऑफ द इंडियाज टॉप बैंकर्स उदय कोटक हैज सेड दैट द कंट्री नीड्स टू प्रिंट कैश इन ऑर्डर टू सपोर्ट द इकोनॉमी। तो इसकी चर्चा हम पहले भी अपने जो वीकली वाणी है उसके अंदर कर चुके हैं। कुछ लोग इससे सहमत नहीं थे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सलाह जो है हमारे देश के टॉप बैंकर के द्वारा दी गई है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे पैसा प्रिंट करना चाहिए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो गवर्नमेंट के टारगेट्स हैं, तो यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि ये टारगेट्स इसी फाइनेंशियल ईयर में पूरे किए जाएंगे। इसके अंदर प्रमुख है एयर इंडिया, BPCL, LIC और इसके अलावा कुछ और कंपनीज के नाम यहाँ पे है। शिपिंग कॉरपोरेशन का नाम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो प्राइवेटाइजेशन है ये ऑलरेडी इनकी तरफ काम चल रहा है। आप देख सकते हैं पवन हंस भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, NINL भी इंक्लूडेड है, BEML भी इंक्लूडेड है। तो स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अब दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन जल्दी करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कैन एनर्जी जो है वो ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं कि वो एयर इंडिया के एसेट्स को सीज कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा मामला क्या है वो इस न्यूज़ रिपोर्ट में एक्सप्लेन किया गया है कि क्यों कैन एनर्जी जो है वो एयर इंडिया के एसेट्स को सीज कर सकती है। तो यहाँ पे एक आर्बिट्रेशन अवार्ड के द्वारा 1.2 बिलियन जो है अवार्ड किए गए हैं कैन एनर्जी को इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट। वो एक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिस्प्यूट था, तो वहाँ पे जो भी इस तरह का अवार्ड दिया जाता है तो वहाँ पे कैन एनर्जी ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो एयर इंडिया के एसेट्स को जो है सीज कर सकती है अपना पैसा निकालने के लिए या अपना जो भी अवार्ड उसको दिया गया है उसको एनफोर्स करने के लिए। तो आप इस न्यूज़ रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ब्रिटेन जो है वो अपनी सभी रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट करने वाला था 21 जून को। ये काफ़ी महत्वपूर्ण इंटरनेशनल न्यूज़ थी। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पे जो नया वेरिएंट है जो कोरोना वायरस का, उसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि ये जो फुल रीओपनिंग प्लान था वो शायद एग्जीक्यूट ना हो पाए। तो दोस्तों ये एक अच्छी खबर नहीं है। इसके अलावा चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे यूएस ने अपना बजट पेश किया जहाँ पे प्रेसिडेंट बाइडेन ने 6 ट्रिलियन का बजट यहाँ पे जो है प्रपोज किया है और इसका ऑब्जेक्टिव यूएस को कॉम्पिटिटिव बनाना है। तो ये जो पैसा है ये ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर की तरफ यहाँ पे स्पेंड किया जाएगा। तो इसके बारे में जो पहले भी एक स्टिमुलस पैकेज था उसके बारे में भी हम वीकली वाणी में चर्चा कर चुके हैं। तो इस न्यूज़ रिपोर्ट के अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यूएस ने प्रपोज किया है कि ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो 15% होना चाहिए। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो यूएस है वो शायद यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स रेट को इंक्रीज करने वाला है, इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मेंशन किया गया है कि यूएस के अंदर जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है शायद उसको 28% कर दिया जाए। इसको पहले 21% किया गया था जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा। तो बेसिकली यहाँ पे यूएस का कहना है कि जो भी दूसरे देश हैं, G7 कंट्रीज हैं, या ओवरऑल एक फ्लोर जो है, मिनिमम फ्लोर जो है फिक्स कर देना चाहिए 15% का। इसके नीचे ग्लोबल जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो नहीं जाना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम हो जाता है तो वहाँ कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ जाती है, लेकिन वहाँ पे ऐसा देखा गया है कि ये टैक्स रेट कम करने के बाद जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है वो रिवाइव नहीं होती। बेसिकली जो टैक्स रेट कम किए गए थे इसी एजम्पशन के साथ किए गए थे कि एक इन्वेस्टमेंट साइकिल वहाँ पे जो है स्टार्ट होगी, जो भी कंपनीज की सेविंग होंगी, जो प्रॉफिट होगा इस टैक्स रेट कम करने की वजह से उससे कंपनी को सपोर्ट मिलेगी और कंपनी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी। तो शायद ऐसा नहीं हुआ, इस वजह से यहाँ पे यूएस अब एक ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट 15% जो है प्रपोज कर रहा है और उम्मीद है कि ये पास हो जाएगा या इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगली जो एक महत्वपूर्ण खबर है वो ये कि फेड रिजर्व जो है वो अपनी एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाला है। इसके बारे में एक रिसर्च पेपर वो बहुत जल्द ही
जो है फ्लोट करेगा, तो इससे जो है जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको एक कंपटीशन मिलेगा। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है अगर आप क्रिप्टो करेंसीज के अंदर निवेश करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक और खबर आ रही है कि चाइना जो है वो कमोडिटी प्राइसेस के जो कंट्रोल, मतलब उसको कंट्रोल करना चाहता है। तो इसके बारे में हम वीकली वाणी में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पे न्यूज़ आई है अभी रिसेंटली कि चाइनीज़ कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो गिर गए हैं, और यहाँ पे जो चाइना की अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने एक्सेसिव स्पेकुलेशन के अगेंस्ट वार्निंग दी है। तो इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं वीकली वाणी में, लेकिन उसका जो अब इम्पैक्ट है हमें देखने को मिला। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे इन सब खबरों के ऊपर नज़र रखना ज़रूरी होता है। दोस्तों अब हम चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे मार्केट की बात की जाए तो मार्केट इस हफ्ते 1.68% ऊपर की तरफ गई। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो हमारे दर्शक हैं उनका इंटरेस्ट ये जानने में रहता है कि मैंने पिछले हफ्ते मेरा क्या व्यू था मार्केट के प्रति। तो यहाँ पे पिछले हफ्ते जो मेरा व्यू था कि मार्केट जो है 15,358 को ज़रूर जो है टेस्ट कर सकती है रूल्स के हिसाब से। तो वैसा ही हुआ, मार्केट के अंदर जो व्यू था वो स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा था। तो मार्केट ने जो है पहले 4 दिन आपने देखा होगा कि काफ़ी यहाँ पे स्ट्रगल किया, लेकिन फाइनली थर्सडे को मार्केट ने इस लेवल को टच किया और फ्राइडे को मार्केट थोड़ी और ऊपर की तरफ गई। लेकिन फ्राइडे का जो पूरा 100% मूव है, मैंने जैसे ट्विटर पे भी बताया, वो केवल रिलायंस के द्वारा कॉन्ट्रीब्यूटेड था। अब रिलायंस की जहाँ तक बात की जाए तो रिलायंस का ये मूव जो था वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि यहाँ पे स्पेक्युलेटिव पोजीशंस बन रही थी जिसकी चर्चा मैं पहले अपने वीडियो में कर चुका हूँ। इज रिलायंस स्टॉक रैली ओवर? तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने चर्चा की थी, उस समय रिलायंस का रेट 2000 के आसपास था। तो वहाँ पे हमने चर्चा की थी कि रिलायंस इस स्पेक्युलेटिव मूव की वजह से 2100 का लेवल टेस्ट कर सकता है। तो वैसा ही कुछ हुआ, रिलायंस का ये स्पेक्युलेटिव मूव केवल एक ही दिन आया फ्राइडे को, और उसकी वजह से फ्राइडे का जो भी गेन है 100% गेन जो है वो केवल रिलायंस की वजह से है। अदरवाइज मार्केट जो है वो फ्लैट थी। और यहाँ पे जो पिछले हफ्ते मैंने जो ओपिनियन बताया था, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि थर्सडे को ये लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, और स्पेक्युलेटिव मूव के बारे में हमें पहले ही इसके बारे में जानकारी थी। तो दोस्तों इस हफ्ते का जो मेरा ओपिनियन है वो मैं शेयर कर दूंगा कम्युनिटी टैब के द्वारा। अब हम चलते हैं गोल्ड प्राइस के ऊपर। यहाँ पे गोल्ड का प्राइस, इसके बारे में हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं वीकली वाणी में। तो आप देख सकते हैं कि गोल्ड बुलिश है, इसने 1900 का लेवल भी यहाँ पे तोड़ दिया है। तो हमने जब वीकली वाणी स्टार्ट किया था उस समय ये 1800 से नीचे था, और अभी आप देख सकते हैं कि गोल्ड तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। ब्रेंट क्रूड दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर इंक्रीज हुआ, और यहाँ पे इन्फ्लेशन की जो वरीज बताई जा रही हैं जो सेंट्रल बैंक्स के द्वारा, वो यहाँ पे साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि ब्रेंट क्रूड का प्राइस अगर बढ़ता है तो उससे इन्फ्लेशन आती है। लेकिन यूएस के फेड का मानना है कि ये एक टेम्परेरी फिनोमिना है। तो देखेंगे हम कि यहाँ पे ये टेम्परेरी फिनोमिना रहता है या ये जो है ब्रेंट का या क्रूड ऑयल का प्राइस कंटिन्यू रहता है इंक्रीज होना। इस समय ये अपने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है $70 के पास। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पे हम कंसोलिडेशन भी देख सकते हैं कि ये इस लेवल को ब्रेक कर पाता है या नहीं। ये दोस्तों हम वीकली चार्ट पे देख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो कमोडिटी इंटरनेशनल कमोडिटीज़ हैं उनको हम हायर टाइम फ्रेम के चार्ट पे देखें तो बेहतर होगा। कम से कम 4 घंटे का चार्ट होना चाहिए, और वीकली या डेली चार्ट हो तो और ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों यहाँ पे जो 10 ईयर यील्ड है वो आप देख सकते हैं 6 के आसपास ही इस समय ये जो है इसी के आसपास ये जो है मूव कर रही है। और यहाँ पे जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने आरबीआई की चर्चा की कि आरबीआई का फोकस ग्रोथ पे रहेगा, तो वो इस यील्ड को इंक्रीज जो है नहीं होने दिया जाएगा, ये इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स को कम रखने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों इस हफ्ते के कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स के बारे में जान लेते हैं जिनका स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि कल 31 मई को जीडीपी जो है डिक्लेयर की जाएगी, क्वार्टरली जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे Q4 की जीडीपी यहाँ पे डिक्लेयर की जाएगी। इस पर्टिकुलर इवेंट का स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पे ऐसा अनुमान है कि ये 1% के आसपास ये नंबर रहने की संभावना है, लेकिन ये केवल एक्सपर्ट्स का ओपिनियन होता है। इसके अलावा बाकी सारे जो इवेंट्स हैं उनका कोई स्टॉक मार्केट पे खास इम्पैक्ट नहीं होता। इसके अलावा आप देखेंगे फ्राइडे को 4 जून को इंटरेस्ट रेट का डिसीजन
आएगा और वो भी मार्केट आवर्स के दौरान 11:45 पे। और यहाँ पे एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। आरबीआई अपनी रिपोर्ट में कह ही चुका है कि हम ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे, तो इंटरेस्ट रेट्स के इंक्रीज होने की कोई भी संभावना नहीं है और डिक्रीज भी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते के वीकली वानी में WPI इन्फ्लेशन के बारे में चर्चा की थी, तो वो भी कंसर्न्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो दोस्तों ये था हमारा इस हफ्ते का वीकली वानी का बुलेटिन या एपिसोड। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट्स के द्वारा आप ज़रूर बताइएगा कि आप अगर इस पर्टिकुलर बुलेटिन में कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं, आपको इस बुलेटिन में क्या पसंद आता है, क्या नहीं पसंद आता, उसको कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों इस हफ्ते का वीकली वानी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते वीकली वानी के एक नए एपिसोड में, नई जानकारी के साथ, नई सीख के साथ, नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।